नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस मेंस परीक्षा के दृष्टिगत आप देखेंगे कि 50 डेज का एक रिवीजन प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। आज आपका डे 7 है और उत्तर प्रदेश विशेष, है ना, ये विषय हमने उठाया है सर्वप्रथम। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि लोअर पीसीएस मेंस परीक्षा में उत्तर प्रदेश विशेष आपका सर्वाधिक अंक आप कह सकते हैं कवर कर रहा है ना। कुल आप देखेंगे कि 20 नंबर का उत्तर प्रदेश विशेष पूछा जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और स्कोरिंग भी है, यहां पर प्रश्न गलत होने की संभावनाएं कम है। तो आज डे 7 है हमारा, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जनगणना जो है सेंसस 2011। अब ये जो सेंसस है ये आपका स्पष्ट रूप से आपके पाठ्यक्रम में नहीं लिखा है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जहां पर जो जनगणना है उसके आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आपका लिंगानुपात हो गया, शिशु लिंगानुपात हो गया, साक्षरता हो गया, स्लम पॉपुलेशन हो गया। तो यहां से आपके प्रश्न सीधे तौर पे बन सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक से भी जो आप कह सकते हैं प्रासंगिक विषय हैं सेंसस के, है ना, हमारे एग्जाम से रिलेटेड, उनको यहां पर हम एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे और पीवाईक्यू जो पीवाईक्यू हैं आपके, उनको कवर करते हुए। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, इनसे संबंधित आपको बहुत सारे वर्ष 2018 से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन पर आधारित यहां पर हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो मित्रों, ये टॉपिक्स थे आज के हमारे टॉप 50 एमसीक्यू। इस पूरे सेशन के दौरान आप देखेंगे सीरीज में हम डेली बेसिस पर टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ने हैं। इसके अलावा साथियों, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यहां पर लिंक लिखा हुआ है @सुदृष्टि चैनल। टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाए। ठीक है। अगर आपने अभी तक यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है। जो ये जो यूट्यूब चैनल है आपका, जहां पर आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी और अन्य जितने भी वनडे एग्जाम है, जैसे लेखपाल हो गया, आपका वीपीओ हो गया, या यूपी ट्रिपल एससी पिट का एग्जाम हो गया, अन्य जो एग्जाम आयोजित किए जाएंगे, उनसे रिलेटेड सारे लेक्चर्स आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगे। और जो आरओ का आपका पार्ट हो गया, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो पार्ट हो गया, या बीईओ का पार्ट हो गया, ठीक है, वो सारे जो लेक्चर्स होंगे या जो क्लासेस होंगी, वो आपको सुदृष्टि पीसीएस के जो आधिकारिक चैनल है ना, उस पर आपको वहां पर प्राप्त होंगी। तो दोनों ही चैनल से आपको जुड़ जाना है। तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको उत्तर पता है तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर जरूर बताएं। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मलिन बस्ती जनसंख्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक मलिन बस्ती जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कहां पर ये पूछा जा रहा है? 4 विकल्प हैं, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ और आगरा। एज इट इज अगर यही ऑप्शन आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो कंफ्यूजन कहां पर होगा? कानपुर नगर और मेरठ में। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो कानपुर नगर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बहुत ज्यादा कंजेस्टेड भी है। तो इसके कारण जो लॉजिक कहता है हम लोग का, वो सदैव कानपुर की ओर ज्यादा ले जाता है। लेकिन इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन हमारा, मेरठ इसका सही जवाब है। जो सर्वाधिक स्लम पॉपुलेशन है ना, वो कहां पर है? वो आपका मेरठ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है। जन्म से लेकर स्नातक तक एक लाभार्थी को दी जाने वाली नई कुल वित्तीय सहायता राशि कितनी है? तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर लिखा है नई तो इसका मतलब पहले कुछ और रही होगी। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष लॉन्च की गई? तो ये आपकी वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। बालिकाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और आप कह सकते हैं उनका जो सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, उसको इंश्योर करने के उद्देश्य से इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया वर्ष 2019 में। यहां पर साथियों आप देखेंगे कि जन्म से लेकर के ग्रेजुएशन तक पहले जो प्रावधान था, पहले बालिकाओं को 15,000 रुपए देने का प्रावधान था, लेकिन आप देखेंगे हाल ही में इसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब ये 15,000 से बढ़कर के 25,000 हो गई है। सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल या सेंसस 2011 के संदर्भ में किस जिले ने सबसे कम बाल लिंगानुपात दर्ज किया है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले का चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है, न्यूनतम, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। चाइल्ड सेक्स रेशियो किस जिले का सबसे कम है? तो यहां पर मित्रों 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला, कि उत्तर प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो ओवरऑल कितना है, यह भी पता होना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के
किस जिले का चाइल्ड सेक्स रेशियो सर्वाधिक है और उत्तर प्रदेश के किस जिले का चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है ना। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहां पर हमें पता होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का जो ओवरऑल चाइल्ड सेक्स रेशियो या शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात आपका 0 से 6, वह आप कह सकते हैं 0 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनमें देखा जाता है। तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश का वो कितना है, 902, है ना। 902 आप कह सकते हैं बालिकाएं पर 1000 बालक, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में चाइल्ड सेक्स रेशियो सर्वाधिक कहां पर है, तो वो आपका है साथियों बलरामपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बलरामपुर। और उत्तर प्रदेश में चाइल्ड सेक्स रेशियो न्यूनतम किस जिले का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका हो जाएगा बागपत। वो आपका हो जाएगा बागपत। तो यहां पर मित्रों आप देखेंगे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बलरामपुर सर्वाधिक हो जाएगा और बागपत आपका न्यूनतम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपसे न्यूनतम ही पूछा गया था तो बागपत उसका आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक आपका बलरामपुर है। इसके बाद राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। आप देखेंगे कि राजस्व परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1831 में प्रयागराज में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में आप देखेंगे कहां पर की गई, प्रयागराज में की गई। और जब इसकी स्थापना हुई तब इसके दो मुख्यालय थे, एक इसका न्यायिक मुख्यालय था और एक इसका प्रशासनिक मुख्यालय था, दोनों ही आपका प्रयागराज में स्थित था। लेकिन आप देखेंगे कि आजादी के बाद 1947 के बाद जो इसका प्रशासनिक मुख्यालय है उसको प्रयागराज से हटा करके शिफ्ट करके कहां लाया गया है, चार विकल्प है, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और आगरा। तो जो उसका प्रशासनिक मुख्यालय है वो आपका अब कहां पर है, तो लखनऊ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 स्टार। और आप देखेंगे कि पीवाईक्यू भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो राजस्व परिषद है स्थापना 1831 में प्रयागराज में हुई, न्यायिक मुख्यालय अभी भी उसका प्रयागराज में ही है, लेकिन जो प्रशासनिक मुख्यालय है अब वो कहां पर है, तो वो लखनऊ में है। सी डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस जिले की कुल जनसंख्या के सापेक्ष शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। अब देखिए ये ट्रिकी है ना, ये ट्रिकी है, क्यों, क्योंकि आपसे कुल जनसंख्या के सापेक्ष शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं कह रहा है, जनसंख्या का प्रतिशत कह रहा है सर्वाधिक कहां पर है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, एक कि ओवरऑल अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है और दूसरा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कहां पर है। तो यहां पर मित्रों अगर प्रतिशत की हम बात करेंगे, प्रतिशत की, तो आपका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी, है ना। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत कहां पर है, किस जिले में, तो आपका कौशाम्बी हो जाएगा। और अगर सिर्फ जनसंख्या की बात की जाए एब्सोल्यूट नंबर्स में, तो आपका हो जाएगा सीतापुर, है ना। तो अनुसूचित जाति की अगर सिर्फ ओवरऑल जनसंख्या कहा जाए तो आपका सीतापुर आंसर हो जाएगा। और प्रतिशत अगर कहा जाए तो इसीलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहां पर प्रतिशत ही पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है, तो आपका कौशाम्बी इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं पर गलतियां होती हैं, है ना। प्रतिशत और ओवरऑल जो एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म्स में पूछा जाता है वहीं पर मिस्टेक होता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत अगर पूछा जाए किसके, शेड्यूल्ड कास्ट के, तो प्रतिशत आपका सर्वाधिक कौशाम्बी में है, ओवरऑल जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है, सीतापुर में है, ठीक है। और अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें, अनुसूचित जनजातियों की बात करें, तो उससे एक कीवर्ड आप याद रखिए सोनभद्र, ठीक है। तो उसका आंसर आपका सोनभद्र हो जाएगा। अभी आगे उस पर क्वेश्चन है तो बात करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य यूपी के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र में या उद्योग क्षेत्र में इकाई स्थापित करने के लिए अधिकतम अनुमत जो परियोजना लागत सीमा है वो कितनी आपसे पूछा रहा है, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख या 50 लाख। तो मित्रों मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि किस वर्ष लॉन्च हुई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लॉन्च हुई थी वर्ष 2018 में, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। आप देखेंगे कि वर्ष 2015 में एक और इसी प्रकार की योजना थी जिसको समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश की जो नई आप कह सकते हैं औद्योगिक नीति है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वर्ष 2017 की, है ना, उसके अनुरूप आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आरंभ वर्ष 2018 में किया गया, ठीक है। यहां पर आप कह सकते हैं कि 18 से 40 आयु वर्ष के अंतर्गत के जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर आयु सीमा जो थी वो कितनी थी, ये थी आपकी 18 से 40 वर्ष,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आप कहा गया ना शिक्षित बेरोजगार युवक जो है, तो शिक्षा का जो पैमाना था वो क्या था, तो आप कह सकते हैं 10th पास या उसके इक्विवेलेंट, है ना। 10वीं अगर किसी ने पास की है उसके इक्विवेलेंट है 18 से 40 आयु वर्ग के भीतर में, आप कह सकते हैं भीतर है। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपनी इकाई स्थापित कर सकता है। अब सर्विस सेक्टर के लिए जो अनुमत, जो अधिकतम आप कह सकते हैं परियोजना लागत सीमा थी वो कितनी थी, तो वो 10 लाख थी। ये है सर्विस या सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के लिए थी 10 लाख। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उद्योग क्षेत्र का, तो इसका हो जाएगा 25 लाख। सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। उद्योग क्षेत्र के लिए था आपका 25 लाख। ये आपका उद्योग क्षेत्र या इंडस्ट्री सेक्टर है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। यूपी पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायतों के सभी स्तरों पर सभी सीटों और अध्यक्ष के पदों पर महिलाओं के लिए सटीक कानूनी रूप से अनिवार्य कोटा या आरक्षण कितना है, रिजर्वेशन कितना प्रोवाइड किया जाता है पंचायतों में, आपसे पूछा रहा है। 4 विकल्प हैं 25, 50, 33 या कोई स्पेसिफिक नहीं। तो यहां पर कुछ साथियों को कंफ्यूजन हो सकता है 50 और 33 में, है ना। तो आप देखेंगे कि भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर, जैसे आपका बिहार हो गया, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। यहां पर आप देखेंगे कि जो पंचायतों में आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, उसको 33 से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का, उसके आधार पर यह आरक्षण देता है, जो कि आपका 33% या 1/3। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ठीक 17 नगर निगम है, ठीक है। 2018 और 17वां नगर निगम, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, है ना, जो नवीनतम है। तो वर्ष 2018 में जो 17वां नगर निगम बनाया गया वो कौन सा बनाया गया, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, शाहजहांपुर या सहारनपुर। तो जो आपका 17वां नगर निगम था वो आपका था शाहजहांपुर। सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 17वां नगर निगम था, आप देखेंगे ये सभी नगर निगम है, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, शाहजहांपुर और सहारनपुर। इसके अलावा आप देखेंगे तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, है ना, वाराणसी, प्रयागराज, तो ये सभी आपके नगर निगम में आते हैं। तो जो 17वां नवीनतम नगर निगम था वर्ष 2018 में बनाया गया, किस जिले को बनाया गया, तो शाहजहांपुर उसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ठीक 7 ऐसे मिलियन प्लस शहरी समूह हैं या अर्बन एग्लोमरेशन हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शहर इन 7 मिलियन प्लस शहरों की सूची में शामिल नहीं है। मतलब सिंपल वर्ड्स में आप जान लो कि उत्तर प्रदेश में 7 ऐसी सिटीज हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 7 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है ना, जिनकी जनसंख्या कितनी है, 10 लाख से अधिक है 2011 सेंसस के अनुसार। अब आपसे पूछा रहा है कि उन 7 में कौन इनमें शामिल नहीं है, तो मेरठ है, ठीक है, प्रयागराज है, गाजियाबाद है, आपका बरेली शामिल नहीं है। क्यों, क्योंकि वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन 9.8 लाख है, ठीक है। तो इसलिए ये शामिल नहीं है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसके अलावा जो 7 हैं मिलियन प्लस सिटीज जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, वो कौन कौन सी मिलियन प्लस सिटीज हैं, तो 3 तो यही लिखी है, मेरठ, प्रयागराज और गाजियाबाद। इसके अलावा कौन कौन है, तो आप कह सकते हैं लखनऊ, कानपुर, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं वाराणसी, और एक आप लिख सकते हैं आगरा। तो 4 ये हो गए और 5, 6, 7, 3 इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल आप कह सकते हैं 7 मिलियन प्लस सिटीज हैं उत्तर प्रदेश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है। बीसी सखी योजना। बीसी सखी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई एक अभिनव जमीनी स्तर की सशक्तिकरण योजना है। इस योजना में बीसी का क्या अर्थ है ना, और इसका उद्देश्य क्या है। तो बीसी का अर्थ क्या है, तो साथियों बीसी सखी योजना में बीसी स्टैंड्स फॉर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, बैंकिंग
करस्पॉन्डेंट। अब आप देखिए बैंकिंग करस्पॉन्डेंट नाम से क्लियर है कि किस उद्देश्य से वो काम करते होंगे। तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट गांव में घर घर बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, है ना, महिलाओं को। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। जनगणना के अनुसार जहां गौतम बुद्ध नगर, जनगणना के अनुसार जहां गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में उच्चतम समग्र साक्षरता दर का दावा करता है। तो यहां पर क्वेश्चन में ही आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मिल गया कि उत्तर प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो वो कौन सा है? आपका है गौतम बुद्ध नगर, है ना। समग्र साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पुरुष साक्षरता दर भी यहीं पर सर्वाधिक है। मेल लिटरेसी, मेल लिटरेसी की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपकी सर्वाधिक कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में ही है। तो यही आपसे पूछा रहा है कि वहीं किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर का रिकॉर्ड है, मतलब फीमेल लिटरेसी। अब यहां पर मैंने फीमेल नहीं बोला है। गौतम बुद्ध नगर में मैंने आपको क्या बताया कि एक ओवरऑल लिटरेसी सर्वाधिक है और दूसरा मेल लिटरेसी सर्वाधिक है, लेकिन फीमेल मैंने आपको नहीं बताया। क्यों? क्योंकि फीमेल लिटरेसी इनमें से किसमें है? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर नगर या श्रावस्ती। तो आप देखेंगे कि जो फीमेल लिटरेसी या महिला साक्षरता दर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वो सर्वाधिक कहां पर है? तो कानपुर नगर, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम साक्षरता दर कहां पर है, किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है ना, तो आपका हो जाएगा श्रावस्ती, डी ऑप्शन। तो यहां पर लिख दीजिए न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ट्रिकी है ना। ओवरऑल जो लिटरेसी है उत्तर प्रदेश में किस जिले की सर्वाधिक है? गौतम बुद्ध नगर। मेल लिटरेसी किस जिले की सर्वाधिक है? गौतम बुद्ध नगर। लेकिन वहीं अगर फीमेल लिटरेसी की हम बात करेंगे तो आपकी कानपुर नगर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे कम जनसंख्या आप कह सकते हैं साक्षरता कहां पर है? तो आपकी श्रावस्ती में है। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। भारत सरकार ने केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों का चयन किया है। पूरे देश से 100 शहरों का चयन किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं इन 100 में? पहला क्वेश्चन ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 शहर, है ना। उत्तर प्रदेश के 10 शहर यहां पर शामिल किए गए हैं। अब आपसे पूछा रहा है कि उन 10 शहरों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर। तो यहां पर मित्रों कंफ्यूजन कहां पर होगा? यहां पर कंफ्यूजन होगा सबसे ज्यादा आपका गोरखपुर को लेकर के। ध्यान रखिएगा, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कहां से आते हैं? गोरखपुर से आते हैं। लेकिन जो स्मार्ट सिटी मिशन लाया गया केंद्र सरकार का, उसमें जो 10 शहर उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए उसमें गोरखपुर शामिल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। उसमें गोरखपुर को शामिल नहीं किया गया था 10 शहरों की सूची में। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब कौन से 10 शामिल है? तो बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, ये तो शामिल नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर मैंने पूरी लिस्ट भी लिखी हुई है। लखनऊ हो गया आपका, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, आगरा हो गया, है ना, ये सभी शामिल है। अलीगढ़ हो गया। तो यहां पर आप देखिए पूरी लिस्ट लिखी गई है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर और मुरादाबाद। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा पता है कहां पे होगा? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपका बरेली, झांसी, सहारनपुर और मुरादाबाद में। क्यों? क्योंकि ये तो आप कह सकते हैं मेजर सिटीज हैं ही है ना, मिलियन प्लस सिटीज हैं, तो इनको तो शामिल किया ही गया है। इनके अलावा आपको याद रखना है यहां पर बरेली, झांसी, सहारनपुर और मुरादाबाद, ये 4 और शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों, यूपी विधानसभा में कुल 403 निर्वाचित सीटों में से एक विशिष्ट संख्या में सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कुल 403 जो निर्वाचित सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की, है ना, उसमें कुछ सीटें आपके अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, कुछ सीटें आपके अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? 0, 2, 15 या 84। तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, है ना। अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीट आरक्षित है। ध्यान रखिएगा 403 ये निर्वाचित सीट है यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली की या विधानसभा की। इन 403 में आप देखिए जो 84 सीट है ना, कुल आरक्षित कितनी है? तो कुल आपकी 86 सीट आरक्षित हैं। और इन 86 में से 84 जो हैं ये आपकी हैं एससी के लिए और 2 सीट हैं आपकी एसटी के लिए। और यहां पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं ये किस जिले में स्थित हैं? तो वो आपकी हैं सोनभद्र में, वो आपकी हैं सोनभद्र में। कौन सी 2 सीट हैं? तो एक आपका है, देखिए, एक आपका है ओबरा और एक आपका है दुद्धी। ठीक है, एक है आपका ओबरा और एक है दुद्धी। तो ये 2 सीटें हैं जो आरक्षित हैं
शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। टोटल आरक्षित सीटें कितनी है 403 में, तो 86 है, जिसमें से 84 आपकी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई सबसे प्रशंसित शैक्षिक योजनाओं में से एक है ना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस वर्ष स्थापित हुई थी या किस वर्ष स्टार्ट की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2021 में। 2021 में आप कह सकते हैं बसंत पंचमी के दिन यह योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, ठीक है, वर्ष 2021 में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो शैक्षिक योजना है। तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी, यूपीपीएससी, नीट, जेई, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी हेतु जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हमारे साथी हैं, छात्र हैं, उन सभी की मदद के लिए, उनको मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। बहुत ही सराहनीय योजना है। बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत प्रमुख या जिसे ही ब्लॉक प्रमुख का भी के नाम से भी हम जानते हैं, का चुनाव कैसे होता है। ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव कैसे होता है। वयस्क मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं, तो आप कह सकते हैं नहीं, गलत है ये। क्यों? क्योंकि वयस्क मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित कौन होता है, ग्राम सभा, ठीक है। इसके बाद ग्राम प्रधानों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही होता है ना। जो ब्लॉक प्रमुख है उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लेकिन ग्राम प्रधानों के द्वारा थोड़ी ना होता है, बीडीसी के द्वारा होता है ना। बीडीसी सदस्य जो होते हैं इनके द्वारा, जो बीडीसी का आप देखेंगे अपने गांव में सीट आती है ना, तो कुछ सीट निर्वाचित आरक्षित की जाती हैं कि भाई ये इनके लिए है, बीडीसी का चुनाव लड़ा जाता है। तो वो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं बीडीसी के, वो अपने ही सदस्यों में से एक को अप्रत्यक्ष रूप से ब्लॉक प्रमुख के तौर पर चुन लेते हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है किसके द्वारा, बीडीसी सदस्यों के द्वारा। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की 77.73% आबादी जो है कहां पर निवास करती है, गांव में निवास करती है। तो आप कहा जाता है ना कि भारत कहां निवास करता है, भारत गांव में निवास करता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहां की है, उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर निवास करती है, गांव में निवास करती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो गांव में निवास कर रही है, 77.73% आबादी। और ये किसके अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब जो नई जनगणना के आंकड़े आएंगे, अब उनमें कुछ फेरबदलाव आपको दिखाई देगा, है ना। लेकिन अभी हमें 2011 की जो सेंसस है उसके डाटा को देखना है। 77.73% आबादी गांव में रहती है। अब आपसे कहा जा रहा है कि किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत, अर्थात सबसे कम शहरीकृत जिला होने का रिकॉर्ड किसके पास है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए, ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक नहीं पूछ रहा है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहां पर सर्वाधिक है ये पूछ रहा है ना। प्रतिशत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही ट्रिक होता है, और यहीं पर आयोग खेल जाता है, और यहीं पर खटाक से -1/4 आप लोग ले आओगे अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान नहीं दोगे। तो ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है, तो आपका मित्रों बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, श्रावस्ती, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि ओवरऑल ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है, ओवरऑल सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपकी प्रयागराज में है ना। तो आप कह सकते हैं ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है, तो प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है ना। उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है 75 में, तो भी आपका आंसर प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों, यहां पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट के लिए पात्र होने के लिए कारीगरों को कौन सी अनिवार्य शर्त पूरी करनी होती है। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना वर्ष 2018 में इसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ईयर महत्वपूर्ण है क्या, 2018, वर्ष 2018 में लॉन्च हुई। पीएम विश्वकर्मा योजना भी एक है ना, पीएम विश्वकर्मा योजना भी एक है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों में मूलभूत अंतर क्या है ये अभी मैं बता दूंगा। मूलभूत अंतर आप ऐसे समझ लो कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में जो आप कह सकते हैं कि जो पात्र हैं लाभार्थी, उनको डायरेक्ट टूल किट प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्ट टूल किट उनको दे दिया जाता है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में। वहीं पर अगर हम पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें, है ना, तो वो प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है उसमें डायरेक्ट टूल किट देने के बजाय आप कह सकते हैं कि टूल किट का इंसेंटिव दे दिया जाता है ना। जो आपके लाभार्थी होंगे उनको उसका इंसेंटिव दे दिया जाता है, ठीक है। ई वाउचर के माध्यम से वो रुपए उनको पहुंचा दिए जाते हैं। तो यहां पर जो आवश्यक आप कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी था,
है ना। इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनके लिए वो क्या था, पंजीकृत एमएसएमई प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं। मुफ्त 6 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना चाहिए, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है ना। जो 6 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर लोगे तो आप इसके पात्र हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको टूल किट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, उत्तर प्रदेश में 18 प्रशासनिक मंडल है, आप सभी को पता है। वर्ष 2008 में किसे उत्तर प्रदेश का सबसे नया या 18वां मंडल घोषित किया गया? 4 विकल्प है, सहारनपुर, बस्ती, अलीगढ़ या आजमगढ़। तो उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल किसे बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट आएगा, अलीगढ़। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत एक विशिष्ट उप योजना शुरू की गई जो किसानों को उच्च दूध देने वाली स्वदेशी नस्ल की गायों जैसे साहिवाल और गिर को खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान करती है। मतलब नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत ही एक और उप योजना प्रारंभ की गई जिसमें आप कह सकते हैं कि जो किसान हैं उनको अच्छा दूध देने वाली गाय खरीदने के लिए, मतलब उच्च नस्ल की जो गाय हैं जैसे साहिवाल हो गई, गिर हो गई, इनको परचेज करने के लिए 50% की सब्सिडी उस योजना के तहत दी जाती है ना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री पशुधन योजना, कामधेनु डेयरी योजना, गोकुल पुरस्कार योजना या नंदनी कृषक समृद्धि योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपका नंद बाबा दुग्ध मिशन है ये कब आया था? तो ये आपका आया था वर्ष 2023 में, है ना। वर्ष 2023 में आप देखेंगे जो डेयरी उत्पाद है उनको फैसिलिटेट करने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन लॉन्च किया गया। इसी के तहत आप देखेंगे कि नंदनी कृषक समृद्धि योजना, नंदनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसी के अंदर एक उप योजना शुरू की गई जिसमें किसानों को उच्च नस्ल की गायों को खरीदने के लिए जैसे कि साहिवाल और गिर जैसी जो गाय हैं उनको परचेज करने के लिए इस योजना के तहत 50% सब्सिडी कौन देगा? सरकार देगी। डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी राज्य की कुल आबादी का लगभग 19.26% है ना। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 19.26% है राज्य की कुल आबादी का, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के किस जिले की मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है या मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक है? संकेंद्रण पूछा जा रहा है, परसेंटेज, है ना। यहां पर भी देखिए ट्रिकी है, ये भी ट्रिकी है। दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे, या तो सर्वाधिक जनसंख्या पूछ देगा या तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत पूछ देगा। तो अगर संकेंद्रण वर्ड लिख करके आए तो इसका मतलब आपसे परसेंटेज पूछ रहा है ना, एब्सोल्यूट नंबर नहीं पूछ रहा है। तो यहां पर राज्य की कुल आबादी का सबसे ज्यादा प्रतिशत मुस्लिम कहां पर रहता है? मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर या मुजफ्फरनगर। तो मित्रों यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आप देखेंगे रामपुर करेक्ट आंसर है। रामपुर में सर्वाधिक मुस्लिम पॉपुलेशन है, राज्य की कुल आबादी का सर्वाधिक परसेंटेज जो है वो आपका मुस्लिम पॉपुलेशन है। कहां पर? रामपुर में। अगर यही एब्सोल्यूट नंबर में पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक मुस्लिम पॉपुलेशन कहां पर है, किस जिले की है उत्तर प्रदेश के, तो यहां पर मित्रों ए ऑप्शन मुरादाबाद हमारा करेक्ट रहेगा एब्सोल्यूट नंबर में। एब्सोल्यूट नंबर में कौन ज्यादा है? तो आपका मुरादाबाद है सर्वाधिक जनसंख्या में, और जनसंख्या प्रतिशत में अगर पूछा जाए तो आपका रामपुर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है, 2011 की जनगणना के अनुसार गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है ना। गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला रिकॉर्ड किस जिले के नाम है? ये आपसे पूछा रहा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, PYQ, ठीक है, 4 स्टार जो भी आप कह लो। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है? गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? अगर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का ओवरऑल जनसंख्या या पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टार का फैक्ट है। यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो आप कह सकते हैं 829 पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर 829 829 पर स्क्वायर किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है या जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। सर्वाधिक कहां पर है? तो पहले ही आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका गाजियाबाद में है। सबसे कम जनघनत्व कहां पर है? तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा। सबसे कम जनघनत्व आपका ललितपुर में है।
सबसे कम जनघनत्व आपका ललितपुर में है। अब जन घनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है? तो आपका है गाजियाबाद में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? तो आपका प्रयागराज में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है? तो आपका है ललितपुर में। सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? तो आपका है महोबा में। ठीक है, तो ये आपका सबसे कम जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 22। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यालय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निकाय है। वर्ष 2012 में यूपी लोकायुक्त के आधिकारिक कार्यकाल को बढ़ा करके कितने वर्ष कर दिया गया था? वर्ष दो, आप देखिए, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो अधिनियम है ये आपका है 1975 का, है ना। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त, ये अधिनियम था आपका 1975 का। ठीक है, तब कार्यकाल कितना था? तब कार्यकाल था आपका 5 वर्ष। ठीक है, तब आपका कार्यकाल कितना था? यहां पर लिख दे रहा हूं कार्यकाल, ये आपका था 5 वर्ष का। वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम वर्ष 2012। उसके अनुसार जो कार्यकाल है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? उसको बढ़ा कर दिया गया था 8 वर्ष। तो हमारे प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 वर्ष, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कार्यकाल कितना है ना, वर्तमान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का आधिकारिक कार्यकाल कितना है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 6 साल। आप देखेंगे कि वर्ष 2024 में अभी एक बार और अमेंडमेंट हुआ है और अब ये हो गया है आपका 6 वर्ष। ठीक है, अब आपका ये हो गया है 6 वर्ष। और जो अधिकतम आयु सीमा है उसको कितनी कर दी गई है? सॉरी, यहां पर देखिए, यहां का एक करेक्शन आप कर लो। जब 1975 में बना था तब आपका था 6 वर्ष, 2012 में बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया, और अब अगर पूछा जाए तो अब है आपका 5 वर्ष, और जो आयु है वो है अधिकतम 70 वर्ष। ठीक है, तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन 2012 की हमसे बात की जा रही है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 8 वर्ष। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो आधिकारिक कार्यकाल है वो अगर अभी पूछा जाए कितना है, तो अधिकतम आयु सीमा है 70, 6 साल, 5 साल और 70 साल, दोनों में से जो भी पहले हो। और 2012 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 5 से बढ़ा करके कर दिया गया था 8 वर्ष। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 हमारा पंचामृत योजना। पंचामृत योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई एक योजना है। इस विशिष्ट योजना का प्राथमिक उद्देश्य और लक्ष्य समूह कौन सा है? पंचामृत योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, शुगर केन फार्मर्स, नॉर्मल फार्मर्स नहीं, है ना, शुगर केन फार्मर्स, या आप कह सकते हैं गन्ना किसानों के लिए। गन्ना किसानों की आय को, गन्ना किसानों की आय को 5 लागत प्रभावी तरीकों से दोगुना करना। जो गन्ना किसान है उनकी आय को 5 लागत प्रभावी जो तकनीक है उनका उपयोग करके, पंचामृत लिखा हुआ है ना, पंचामृत मतलब 5 टेक्निकल आप कह सकते हैं जो तकनीक है उनका उपयोग करके उनकी आय को दोगुना करना। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा। पंचामृत योजना कब लाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? तो मित्रों ये वर्ष 2022 में लाई गई है ना। इसका ईयर है 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो 5 टारगेटेड वे कौन से हैं? तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया, एक बार आप देख लें। एक है आपका इंटीग्रेटेड ट्रेंच मेथड, दूसरा है आपका रैटून मैनेजमेंट, तीसरा आपका ट्रैश मल्चिंग, चौथा है ड्रिप इरिगेशन, और पांचवा है आपका इंटरक्रॉपिंग। इन 5 तरीकों का उपयोग करके जो गन्ना किसान है उनकी आय को हमें दोगुना करना है। ठीक है, तो इसलिए आपका पंचामृत योजना लाई गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी, अनुसूचित जनजाति कह रहा है, अनुसूचित जनजाति की आबादी बहुत कम है, जो राज्य की कुल आबादी का केवल 0.57% है ना। उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति की आबादी है, अगर कुल आबादी से उसका प्रतिशत आप निकालोगे तो 0.57% निकलेगा। आपसे कहा जा रहा है कि यूपी के किस जिले में सबसे कम एसटी आबादी है? देखिए, सर्वाधिक एसटी आबादी कहां पर है? तो आपकी सोनभद्र में है ना। आपसे पूछा रहा है कि किस जिले में एसटी आबादी सबसे कम है, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत या आबादी बहुत
कम है तो बागपत, कन्नौज, बदायूं या सोनभद्र। तो सोनभद्र में तो सबसे ज्यादा है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहां पर मित्रों हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बागपत। आप कह सकते हैं बागपत में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनका प्रतिशत सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 25। नवीनतम अपडेट के अनुसार यूपी में ठीक 7 जिले पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के तहत काम करते हैं। यूपी में 7 जिले ऐसे हैं जो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के तहत काम करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन पुलिस कमिश्नरेट नहीं है। आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर या गाजियाबाद, है ना। तो आप देखेंगे आगरा भी है, प्रयागराज भी है, गाजियाबाद भी है, गोरखपुर आपका नहीं है, तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली, गोरखपुर नहीं आता है इस प्रणाली में। कौन कौन आता है, तो आगरा 7 है टोटल, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा लखनऊ, है ना, वाराणसी। तो टोटल 7 हो गई है, ठीक है। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है। एक आपका, आप देखिए यहां पर मैंने लिख दिए सातों के नाम। एक है आपका लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। इनको आपको याद कर लेना है। अब 7 ये भी हैं और 7 मिलियन प्लस सिटीज भी हैं, 7 मिलियन प्लस सिटीज भी हैं और 7 ये भी हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, ये आपके पुलिस कमिश्नरेट है। आगे बढ़ते हैं, अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 26 है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ये आपकी वर्ष 2021 में लॉन्च की गई है। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉन्च की गई है। यदि कोई निजी व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम पर ग्रामीण सुविधा या रूरल फैसिलिटी जैसे कि स्कूल, अस्पताल इत्यादि बनाना चाहता है तो उसे कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत वहन करना होगा, है ना। कुल परियोजना लागत का उसको कितना प्रतिशत वहन करना होगा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत। तो ध्यान रखिएगा यहां पर रेशियो बनता है 60:40 का, है ना। 60:40 का रेशियो बनता है। 40% जो है वो राज्य सरकार वहन करेगा और 60% आपको स्वयं वहन करना पड़ेगा। तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 27। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20.22। 4 स्टार का आप कह सकते हैं ये पॉइंटर है, 20.22%। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर या डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी है, 20.22%। अब आपसे पूछा रहा है कि 1 से 11 के बीच किस जिले ने सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की है, किस जिले ने सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की है। 4 विकल्प हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और श्रावस्ती। किस जिले ने सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की है, तो यहां पर मित्रों हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि दर या डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है, 20.22%। और किस जिले की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर रही है 1 से 11 के बीच में, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे कम 10 की वृद्धि दर कहां पे दर्ज की गई है, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। सबसे कम डिकेडल ग्रोथ रेट कहां पर दर्ज हुआ है, डिकेडल ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट न्यूनतम कहां पर है, तो मैं चाहूंगा 2001 से 11 के मध्य सबसे कम डिकेडल ग्रोथ रेट कहां पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है, आप सभी को पता है 100, है ना। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 100 है। अब यूपी विधान परिषद में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा कितनी सीटें चुनी जाती हैं, है ना। आप देखेंगे कि ये जो 100 सीटें हैं इनका निर्वाचन होता है। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है एमएलसी का या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कैसा होता है, तो आप देखेंगे वहां पर, है ना, इस प्रकार से होता है, इतने विंग होते हैं। अब इसमें आप देखिए यहीं पर आपका लिखा हुआ है, अलग से मैं लिख दे रहा हूं, एक है आपका 1/3। तो यहां पर एक बार फिर से बना देते हैं, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, ठीक है। ये आपके हो गए 4। और इसके बाद आपका आ जाता है 1/6। तो अब आप देखिए जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कितने सदस्यों को चुनते हैं, तो आप 1/3 सदस्यों को चुनते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं शॉर्ट में एमएलए, ठीक है। जो विधान सभा के सदस्य हैं उनके द्वारा इस 100 में से 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, तो वो एमएलए हो गए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो स्थानीय निकाय है ना, जो आपकी नगर पालिका है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मतलब स्थानीय निकाय जो है वहां से आपके कितने सदस्य चुने जाएंगे, तो लोकल बॉडीज
लोकल बॉडीज भी आपकी 1/3 सदस्य चुनती हैं। इसके बाद जो आपके ग्रेजुएट्स होते हैं वो कितना चुनते हैं? ग्रेजुएट्स और टीचर्स, ग्रेजुएट्स यानी कि स्नातक और टीचर्स, है ना, मिनिमम जो आप कह सकते हैं अध्यापन होगा मिनिमम 3 साल का होगा, क्राइटेरिया होती है। ग्रेजुएट मिनिमम 3 साल के ग्रेजुएट जो होते हैं, तो 3-3 साल का क्राइटेरिया होता है। तो 1/12 सदस्यों को ये लोग चुनते हैं। अब जो बचते हैं उनको राज्यपाल नामित करते हैं, है ना, उनको गवर्नर नामित करता है। और बचेंगे कितने? तो वो आपके 1/6 सदस्य बचते हैं। गवर्नर का जो नॉमिनेशन होता है वो कितने ग्राउंड्स पर होता है? तो आप देखेंगे कला, साहित्य और विज्ञान, 3 ग्राउंड ये हो गया। उसके बाद आपका एक आ जाता है सोशल सर्विस, चौथा ग्राउंड, और पांचवा है आपका सहकारी आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कला, साहित्य और विज्ञान और सोशल सर्विस, ये सबको याद रहता है। जो पांचवा ग्राउंड है यही बोलता है सहकारी आंदोलन, ठीक है। तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन, इन 5 आधारों पर गवर्नर के द्वारा 1/6 मेंबर चुने जाते हैं। अब ये जो प्रावधान है ये कहां लिखे गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रावधान आपके संविधान में लिखे गए हैं, है ना। और संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना होगा आर्टिकल 171, आर्टिकल 171 3 को आप पढ़ेंगे तो आपको यहां पर ये सारे क्राइटेरिया मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसी में आप जब पढ़ेंगे आर्टिकल 171 5, 171 5 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो मैंने आधार बताए हैं, साहित्य, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन, तो वो ग्राउंड्स आपको 171 5 में मिल जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान के अनुच्छेद 171 3 और 5 के अनुसार आप देखेंगे कि जो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 100 है, उसके 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं, 1/3 को आपके लोकल अर्बन बॉडीज जो हैं वो चुनती हैं, 1/12 ग्रेजुएट्स या स्नातक चुनते हैं कम से कम 3 साल वाले, और 1/12 को टीचर्स चुनते हैं वो जो कम से कम 3 साल से अध्यापन कार्य कर रहे हों। और ये बचे जो सदस्य हैं, है ना, उनमें से एक बार आप कह सकते हैं 1/6 बचे हैं, उनको गवर्नर नामित करता है किन 5 ग्राउंड्स पर? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। तो यहां पर मित्रों आपसे कहा गया कि शिक्षक की बात की जा रही है, शिक्षक 1/12 है, तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला साथियों यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, है ना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब लागू हुई है? तो वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 में ये लाई गई है, 2019 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसके तहत किसान की आकस्मिक मृत्यु या 100% परमानेंट डिसेबिलिटी या स्थायी विकलांगता की दुखद घटना अगर होती है तो अधिकतम मुआवजा राशि कितनी दी जाती है? 4 विकल्प हैं, 2 लाख, 10 लाख, 4 लाख या 5 लाख, है ना। अगर कोई मर जाता है या 100% अगर कोई डिसेबल हो जा रहा है तो अधिकतम जो मुआवजा राशि होगी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत वो कितनी दी जाएगी? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 5 लाख रुपए अधिकतम दिया जाता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 लाख रुपए अधिकतम यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम कुल जनसंख्या होने का रिकॉर्ड है? सबसे कम कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले का है? प्रतिशत नहीं कह रहा है, ओवरऑल एब्सोल्यूट नंबर में पूछ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था महोबा, है ना। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक आपका प्रयागराज है, सर्वाधिक ग्रामीण भी आपका प्रयागराज है। अगर सर्वाधिक नगरी पूछा जाए, है ना, सर्वाधिक अर्बन पॉपुलेशन कहां पर है, तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएं। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश में नगर निगम का प्रमुख एक महापौर, इसी को हम मेयर कहते हैं, इसी को हम मेयर कहते हैं, होता है। यूपी नगर निगम अधिनियम के अनुसार मेयर का चुनाव कैसे किया जाता है? मेयर का चुनाव कैसे किया जाता है? तो नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित, संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होता है। बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। जो मेयर है, मेयर का इलेक्शन है, उसमें आप देखेंगे आप पार्टिसिपेट करते हो, तो संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं पर इससे पहले हम लोगों ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख देखा था, ब्लॉक प्रमुख, उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से कौन कर रहा था? बीडीसी। लेकिन जो मेयर है इसका निर्वाचन कौन करता है? तो आप कह सकते हैं जिस नगर निगम की क्षेत्र की बात रही होगी वहां के संपूर्ण वयस्क मतदाता द्वारा इसको सीधे निर्वाचित किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला साथियों क्वेश्चन नंबर है हमारा 32, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है ना। शिशु लिंगानुपात कितना था? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था शिशु लिंगानुपात आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो 902 था। और अगर ओवरऑल लिंगानुपात कहा जाए, ओवरऑल सेक्स रेशियो कहा जाए उत्तर प्रदेश का कितना है, तो आपका 912 है,
ठीक है। हालांकि राज्य में ठीक 3 ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य में 3 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। आपसे कहा जा रहा है कि इन 3 जिलों का सही समूह कौन सा है। तो अब देखिए लॉजिकल है, अगर आपको पता है ये इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है ना, उत्तर प्रदेश में कौन से जिले का लिंगानुपात या सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मित्रों किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग यूपीपीएससी का भी एग्जाम देते हो है ना, आरओ का भी आपने दिया है बहुत सारे साथियों ने, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान सी फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो मित्रों जौनपुर का है, याद कर लेना आपको, एक ही ऑप्शन में जौनपुर है, तो जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, यहां पर जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो आपका 1000 से ज्यादा है। यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर 33 है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चे के अभिभावक को प्रदान की जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता क्या है। देखिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये कब लाई गई थी, तो आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, है ना, तो वो बेचारे अब ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए, तो उनकी देखभाल करने का उत्तरदायित्व किसका है, राज्य सरकार का है ना। और इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए, जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई। इसमें जो बच्चे ऐसे हैं जिनके गार्जियन अब नहीं है, तो अब वो जिस गार्जियन के अंडर में है उनको मासिक 4000 रुपए प्रदान कर रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, मासिक 4000 रुपए प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ 1.01 लाख रुपए आप कह सकते हैं विवाह में सहायता की जा रही है ना, ये सहायता विवाह के लिए है, विवाह में सहायता की जा रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है, कितनी राशि प्रदान की जा रही है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 4000 रुपए पर मंथ यहां पर प्रदान किया जा रहा है, और उनको फ्री आप कह सकते हैं रेजिडेंशियल स्कूलिंग दी जा रही है, फ्री रेजिडेंशियल स्कूलिंग 4000 रुपए पर मंथ, और विवाह में जो अनुदान दिया जा रहा है वो 0.10 लाख का दिया जा रहा है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कब ये योजना लॉन्च की गई थी, तो आप देखेंगे कोविड-19 के दौरान ये योजना लॉन्च की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना, बहुत ही आसान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। अब आपसे कह रहा है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, भदोही, हापुड़, शामली या महोबा, तो यहां पर मित्रों मैं चाहूंगा इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं, है ना, उसके लिए मैंडेटरी है, इतने छोटे छोटे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो मैं चाहूंगा इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 35, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पीवाईक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपका पीवाईक्यू है। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस विशिष्ट वर्ष में की गई थी, 50, 92, 94 या 2001। तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, आप देखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना किसके प्रावधान के अनुसार की गई, तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ हमारा 1992 का, है ना, उसके प्रावधानों के अधीन ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया उत्तर प्रदेश में। कब किया गया, तो 1994 में किया गया। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 36 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली शहरी जनसंख्या का सटीक प्रतिशत कितना है ना, राज्य की कुल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 22.27, रट लीजिए, सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा 22.27। आगे बढ़ते हैं, तो अब ये सब देखिए तथ्यात्मक प्रश्न है, इनको आपको पूरा रटना पड़ेगा, जहां पर समझाने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना का उद्देश्य मिट्टी के बर्तनों के प्राचीन पर्यावरण अनुकूल शिल्प को पुनर्जीवित करना है ना। इस योजना के तहत यूपी माटी कला बोर्ड के द्वारा पारंपरिक कुम्हारों को अधिकतम कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत यूपी माटी बोर्ड के द्वारा, यूपी माटी कला बोर्ड के द्वारा जो अधिकतम ऋण प्रदान किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, अधिकतम सीमा कितनी है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 25 लाख। तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 10 लाख, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। इवन आप देखेंगे
नंबर ऑफ जजेस के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाई कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम आधिकारिक स्वीकृत संख्या, सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो अधिकतम आधिकारिक स्वीकृत संख्या है न्यायाधीशों की वो कितनी है? 100, 120, 160 या 200? तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, 160। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के पूर्ण आंकड़ों एब्सोल्यूट फिगर्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पूर्ण शहरी जनसंख्या है? हाईएस्ट एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन कहां पर है? कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद या प्रयागराज? अब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कमेंट बॉक्स में पूछा था, तो मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 39 को आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में लिखें कि उत्तर प्रदेश में कहां पर एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन रहती है, सर्वाधिक एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन कहां पर है? कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद या प्रयागराज में? इसका आंसर मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। आगे बढ़ता हूं। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास में आधिकारिक तौर पर कितनी महिलाओं ने राज्य में मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है? अब इसका उत्तर मैं क्या बताऊं, मैं चाहूंगा इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसको मैं थोड़ा चाहूंगा डिटेल में आप लिखें कि उत्तर प्रदेश में जो भी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं अब तक, है ना, उनका कार्यकाल कौन सा रहा है, कौन कौन से कार्यकाल में हो रही है, ये भी आपको पता होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर 2 है, आपको पता है, बहुत आसान है, लेकिन मैं चाहूंगा कार्यकाल आप लिखें। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का मूलभूत निकाय है, आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम सभा की कानूनी रूप से वैध बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक अनिवार्य कोरम कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश पंचायती राज जो एक्ट 1947 का, उसका सेक्शन 11 है हमारा, सेक्शन 11(2) है ना, उसमें आपका देखिए कोरम के बारे में वर्णित है कि ग्राम सभा की बैठक, वैध बैठक, कानूनी रूप से वैध बैठक आयोजित करने के लिए जो आधिकारिक वांछित कोरम है वो कितना है? तो कोरम देखिए संसद में, राज्य विधान परिषद में या राज्य विधानसभा में जो कोरम है वो हम 1/10 पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे पंचायतों की जब बात होगी, ग्राम सभा की जब बात होगी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। कुल कोरम कितना होना चाहिए? 1/5। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप कह सकते हैं पीवाईक्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 42। उत्तर प्रदेश के 80 संसदीय सीटों में से ठीक कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? आप सभी को पता है 80 सीटें हैं, है ना, सर्वाधिक है पूरे देश में 80 सीटें। अब इसमें एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए या अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 13, 15, 17, 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 17। यहीं पर कहा जाए कि अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी आरक्षित हैं, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं, आरक्षित है भी या नहीं आरक्षित है ना, तो इसको आपको कमेंट करना है, शेड्यूल्ड ट्राइब वाला। आगे बढ़ते हैं 43। यूपी सरकार द्वारा संचालित फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान फैमिली आईडी योजना के तहत जनरेट होने वाली अद्वितीय जो फैमिली आईडी है ना, कितने अंकों का कोड होता है? 10, 14, 12 या 16? तो जो एक फैमिली एक आईडी है उसमें कोड कितने अंकों का है? तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ये जो कोड है आपका, ये आपका 12 डिजिट का है। ठीक है, ये कोड आपका 12 डिजिट का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 44वां क्वेश्चन है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अपनी कुल जनसंख्या के सापेक्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत होने का रिकॉर्ड है? देखिए मैंने अनुसूचित जातियों वाला आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में प्रतिशत के मामले में कौशाम्बी है और एब्सोल्यूट टर्म्स में आपका सीतापुर है, लेकिन जनजातियों में मैंने कहा था सोनभद्र। आप याद रखो कीवर्ड, क्यों? क्योंकि चाहे प्रतिशत हो या एब्सोल्यूट नंबर हो, दोनों में ही आंसर एक होगा, सोनभद्र। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 45। राजस्व प्रशासन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में 3 मंडलों में प्रत्येक में ठीक 6 जिले शामिल है ना, 3 मंडलों में प्रत्येक में ठीक 6 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका लखनऊ है, 6 जिले हैं। तो लखनऊ मंडल में कौन कौन से 6 जिले शामिल हैं? तो आपको यहां पर देखिए 2 चीज आप याद रखो, जो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं उसमें लखनऊ मंडल में कौन से 6 जिले हैं? तो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है बाराबंकी और लखीमपुर खीरी में, तो ध्यान रखिएगा लखीमपुर खीरी शामिल है और बाराबंकी शामिल नहीं है। ठीक है, तो 6 जिले आपके हो जाएंगे रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई और आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी और लखनऊ, है ना। तो ये 6 जिले आपके लखनऊ मंडल के हो जाएंगे। तो 6 जिले इसमें भी शामिल हैं। आप देखेंगे 6 जिले
यहां भी शामिल हैं, 6 जिले मेरठ में भी शामिल हैं। लेकिन जो आगरा मंडल है यहां पर कुल 4 जिले हैं, है ना। आगरा मंडल में आप देखेंगे 4 जिले शामिल हैं, तो इसलिए यही हमारा उत्तर जाएगा, डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे आगरा जिले में कौन कौन से शामिल है। आगरा जिले में आगरा मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो एक आपका आगरा हो गया, एक आपका हो गया हाथरस, एक आपका हो गया कासगंज, और एक आपका हो गया एटा, है ना। तो ये 4 जिले आपके आगरा मंडल में शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का समग्र लिंगानुपात कितना है। मैंने आपको पहले बताया 912 है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सटीक लिंगानुपात क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अनुसूचित जनजातियां हैं, है ना, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनका लिंगानुपात कितना है आपसे, है ना, सेक्स रेशियो कितना है पूछा जा रहा है। 907, 912, 951 या 982। तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा, 951, है ना। जो एसटी है उनका सटीक लिंगानुपात 951 है, और वहीं पर अगर एससी का पूछा जाए तो ये आपका 945 है। तो दोनों आपको याद रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। राज्य के 100 आकांक्षी विकास खंडों या एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में अनुसंधान और नीति क्रियान्वयन के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को शामिल करने हेतु मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत चयनित शोधकर्ताओं को प्रदान किए जाने वाले निश्चित मासिक पारिश्रमिक या फिक्स्ड मंथली रिन्यूमरेशन क्या है। तो मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में मंथली कितना रुपया दिया जाता है जो रिसर्चर्स हैं उनको, तो मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 30,000, याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट आएगा। जो रिसर्चर्स हैं उनको 30,000 रुपए, है ना, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में प्रति माह जो पारिश्रमिक है वो 30,000 रुपए दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, है ना, उत्तर प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा इसका गठन किस वर्ष किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग 1993, 96, 2002 या 2005। तो मित्रों यहां पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ये आपका 1996 में गठित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पीवाईक्यू है, पहले भी पूछा गया है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 49। साक्षरता से संबंधित 2011 की जनगणना के अनुसार श्रावस्ती, मैंने आपको पहले बताया है, बिल्कुल निचले पायदान पर है ना। सबसे कम साक्षर जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो आपका श्रावस्ती है। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है, महोबा है। ठीक है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहां पर है, यह आपसे पूछा जा रहा है ना। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किस जिले का है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर या बदायूं। तो यहां पर मित्रों सबसे कम पुरुष साक्षरता या सबसे कम महिला साक्षरता दोनों ही कहां पर है, श्रावस्ती में है। ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है लास्ट क्वेश्चन है आज का। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में विधान परिषद का औपचारिक रूप से किस वर्ष गठन किया गया था। विधान परिषद का औपचारिक रूप से किस वर्ष गठन किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यूपी पीसीएस में पहले पूछा चुका है, पीवाईक्यू है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल में विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, तो मित्रों यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 1937। 1937। ठीक है। तो यहां पर साथियों आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो है सुदृष्टि पीसीएस का, उससे आप अवश्य जुड़ जाए। थैंक यू सो मच।